के आर्मस्ट्रॉन्ग तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके कल 5 जुलाई को शहादत दिवस, उनकी पुण्यतिथि थी। आखिर क्या वजह रही कि उनकी पत्नी ने बीएसपी से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने टीएम-बीएसपी नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई? तमिलनाडु में के आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनकी पहली पुण्यतिथि कल 5 जुलाई 2025 को वहाँ पर लोगों ने शहादत उनको नमन किया। के आर्मस्ट्रॉन्ग पेशे से वकील थे। तमिलनाडु में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज़मीनी स्तर पर खड़ा किया। बाबा साहब के विचार को, बहुजन जो नायक हैं उनके विचार को घर घर तक ले जाकर उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया और बहन जी ने उन्हें वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2007 में वह पार्टी से जुड़ते हैं, 2006 में वे पार्टी से जुड़ते हैं और 7 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। 5 जुलाई 2024 को जब वह अपने निर्माणाधीन मकान पर वो बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ में, तो कोई धारदार हथियार लेकर कुछ असामाजिक तत्वों के लोग पहुंचे और उनका वहां पर उनकी हत्या कर दी। बहन जी उस के आर्मस्ट्रॉन्ग के जो मृत्यु के बाद में वहाँ वह तमिलनाडु गई, चेन्नई गई और वहाँ पर उन्हें नमन किया और अपने संबोधन में उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष को उन्होंने याद किया। अब बड़ा सवाल यह है कि उनकी पत्नी ने 1 साल बाद बीएसपी की, बहन जी ने उन्हें बीएसपी का भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था के आर्मस्ट्रॉन्ग के मौत के बाद, हत्या के बाद में। लेकिन आखिर में उन्होंने 9 अप्रैल 2025 को टीएम-बीएसपी क्यों बना ली? अब सवाल यही है कि जहां वह बीएसपी को का झंडा आगे ले जाने के लिए बहन जी ने उनको हरी झंडी दी थी, लेकिन उन्होंने बीएसपी के ही के जो विचार है या बीएसपी राजनीतिक पार्टी है उसमें ही उन्होंने सेंधमारी करी, यानी कि उनकी थाली में चोट कर दी, छेद कर दिया। क्योंकि वहां पर यह माना जा रहा था कि बीएसपी का जो इमोशनल वोटर है वो के आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में जुड़ा हुआ है। उनके संघर्ष 2007 से लेकर 2025 तक का जो उनका संघर्ष है वो घर घर तक पहुंचा और कई ऐसे राजनीतिक जो विरोधी थे उनको बहुजन अम्बेडकरवादी, बहुजन नायकों के विचार रास नहीं आए और कहीं ना कहीं उन्होंने उस विचार को खत्म करने के लिए उनकी हत्या कर दी। लेकिन सवाल यह है कि हाथी का निशान और हाथी की सूंड में कलम, ये जो निशान है वो है चुनाव आयोग ने किस आधार पर वह टीएम-बीएसपी को दे दिया। क्या ये बीएसपी का जो बढ़ता जो जनाधार है उसमें कुठाराघात करने के लिए, उसके पार्टी के विचार को कम करने के लिए, उसके संघर्ष को खत्म करने के लिए हाथी को निशान दिया गया? कौन लोग हैं इसके पीछे? इस पर लगातार लोग बात कर रहे हैं। उनके पत्नी को कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी 1 साल के बाद में जब वह एक जो प्रदेश अध्यक्ष थी तो उनको कई उसी पार्टी के जो कई लोग थे उन्होंने उनको बहलाया, फुसलाया, बरगलाया या उनको कहा कि आप अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाइए और उन्होंने वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। जन चेतक करंट वॉच कर रहे हैं, जय भीम। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि तमिलनाडु साउथ का राज्य जहां पर डीएमके, एआईडीएमके और पेरियार का विचार अपने आप में एक आज भी प्रासंगिक है और स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, डीएमके राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, वे लगातार हर बार वो पेरियार के विचार को आगे रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि पेरियार की धरती में बहुजन नायक कहे या बहुजन विचार को आगे ले जाने वाले व्यक्ति के आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि वहां पर कई ऐसे विचारक लोग, कई ऐसे घोर विरोधी हैं जो नहीं चाहते कि बाबा साहब का विचार, मान्यवर काशीराम साहब का विचार तमिलनाडु के अंदर वो फले और फूले। अब देखना यह होगा कि क्यों, आखिर कौन लोग थे जो बहुजन समाज पार्टी को वहां पर उन्होंने बढ़ते कद को खत्म करके टीएम-बीएसपी बनाई। यानी कि के आर्मस्ट्रॉन्ग की जो पत्नी है वही उसकी अब मुखिया हैं, वही पहले जहां वो प्रदेश अध्यक्ष थी। कई लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी को बहुत जल्दी उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था,
क्योंकि उससे वह उस गंभीरता को नहीं समझ पाई। लेकिन बहन जी ने उस इमोशन को, उस संवेदना को समझा और उन्होंने आंखों में आंसू उनके भी छलके जब वो वहाँ पर पहुंची थी, जब उनकी मौत हुई थी। उनको नमन करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इस शहादत को नमन करती हूं, उनके संघर्ष को, बलिदान को, और मैं उनकी पत्नी जो है उनको मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाती हूं और मैं बागडोर संभालती हूं कि वह बीएसपी के झंडे को जन जन तक, गांव-गांव तक, ढाणे-ढाणे तक लेकर जाएं। लेकिन बहन जी का ये जो विचार, बीएसपी का ये विचार, वो आखिर 1 साल के तक भी नहीं चल पाया। और के आर्मस्ट्रांग जो इतने स्ट्रांग थे, इतने बलशाली थे अपने विचार को लेकर, और उनकी पत्नी ने आखिर वो विचार क्यों धूमिल कर दिया? सवाल यह है। पार्टी का नाम तो टीएम बीएसपी है, लेकिन क्यों नहीं वो बीएसपी के झंडे को आगे लेके चले? इस पर भी कई लोग विचार कर रहे हैं। मैं फिर आपसे दोस्तों से कहूंगा कि मैंने शुरुआत में जो आज आपसे बात कही है कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेकर जो लगातार लोग, खासतौर पे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सुप्रिया सुले एक मंच पर आई, तो क्या बीएसपी और रासपा भविष्य में विलय कर सकती है? इस पर आपके क्या विचार हैं? और आखिर में एक बात और मैं आपसे कह दूं कि चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज जाते हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है, उसके बाद में दलित बहुजन समाज के उन युवाओं को, उन पे रासुका लगाया जाता है, उन पे कोर्ट केस होता है, और कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की वजह से हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक भी व्यक्ति आप बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने किसी पर या किसी को उकसाया हो। और ये बात सही है कि आपको काल, परिस्थिति और समय के अनुसार अगर आप अपने आंदोलन को, अपनी संघर्ष की लड़ाई को नहीं बदलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद आज वो एक आवाज है जो कि दलित बहुजन समाज के युवाओं में एक जोश के साथ साथ आत्मविश्वास भी भर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सत्ता मिलेगी तो हम सब कुछ बदल देंगे। हम कह रहे हैं कि हमने 4 बार सत्ता थी, तो क्या उस दौर में दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ? क्या दलितों पर और प्रदेशों में अत्याचार नहीं हुआ? क्या मिला? ठीक है कि आपका एक राजनीतिक पार्टी थी, आपने बड़ा एक दलितों को एक बहुत बड़ा एक आधार दिया, उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन उस दौर में भी दलितों पर अत्याचार हुए, ये भी देखने वाली बात है। आप भले किसी की भी राजनीतिक पार्टी, किसी की भी सरकार हो, लेकिन आपको संघर्ष खुद करना होगा। यही चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जब तक आप उस आतताई, उस असामाजिक तत्व, उस सामंती के खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो उसे महसूस या एहसास नहीं होगा कि आपकी लाठी में भी दम है, आपके भी शरीर में दम है और आपकी आवाज में भी बुलंदी है। यही चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हम संघर्ष न, हम अगर घर में बैठकर या सिर्फ मीटिंग करेंगे या ज्ञापन देंगे या सोशल मीडिया पर कुछ शब्द लिख देंगे, उससे हम सत्ता में परिवर्तन कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सामने वाला जानता है कि वो सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम संविधान प्रदत्त और कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून, हम कोर्ट का, पुलिस, थाना हमारा न्याय करेगा। हम मानते हैं कि वो न्याय के लिए बने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या वो बहुत जल्दी ये प्रशासन दलितों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहा है? जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, कई लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद की उनकी बात को आगे लेके उनकी बातों को आगे रख रहे हैं। मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर आजाद ने जो काम आज किया है, किसी भी गांव, ढाणी, शहर में अगर किसी भी गरीब, दलित, वंचित की बहन बेटी या उसकी जमीन पर कब्जा होता है या मारपिटाई होती है, तो वहां का इंसान एक बार कहता है कि मैं भीम आर्मी से संपर्क करूंगा। वो ये नहीं कहता कि वो न्याय की लड़ाई तो लड़ता है, लेकिन उस आवाज को ताकत देने का अगर कोई काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि बाबा साहब के 4-4 बच्चे कुर्बान हो जाते हैं हमें यहां तक पहुंचाने के लिए। अगर बाबा साहब भी अगर घर बैठ जाते और बड़ी नौकरी करते तो मुझे लगता है कि आज ये तस्वीर अलग होती और हम आज भी उसी स्थिति में होते जो हजारों साल पहले थे, यानी कि गुलामी की जंजीरें हम जकड़े हुए रहते। तो साथियों, जो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपको किसी भी सूरत में अपना संघर्ष और अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने देना होगा।
अब देखना यह होगा